बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्टली रिकॉल योर मेमोरी। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को। देखें स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के 3 मराहिल होते हैं और ये 3 मराहिल किन तब्दीलियों से गुजरते हुए मुकम्मल होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला मरहला ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये टूटता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड में जिसको हम पायरोविक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एटीपी बनती है, NADH बनता है। अब यहाँ पर जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड पायरोविक एसिड बनता है, ये टूट जाता है अगले मरहले में दाखिल होने के लिए 2 कार्बन कंपाउंड में जिसका नाम एसिटाइल को ए है। ठीक है, इस काम में मदद देता है को एंजाइम ए। ठीक है, को ए की मदद से एसिटाइल को ए बन जाता है, तो ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है और एंटर होने के बाद इसमें तब्दीलियाँ आती हैं, इसकी मज़ीद ब्रेकडाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, एटीपी बनती है, NADH बनता है और FADH2 बनता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो तीसरे मरहले यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऐड हो जाते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होते हैं, इनकी ब्रेकडाउन होती है, ऑक्सीजन की मदद से होती है और एटीपी बनती है, NADH बनता है, NADH जो है वो NAD में तब्दील हो जाता है और FADH2 FAD में तब्दील हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहुंचकर रेस्पिरेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है। पहला मरहला साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरा और तीसरा स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि मुख्तलिफ स्टेप्स के दौरान जो तब्दीलियाँ आती हैं उनमें एनर्जी चेंजेस कैसे होते हैं, कितने कितने ATPs हर स्टेप में बनते हैं। सबसे पहला मरहला है ग्लाइकोलिसिस का। स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे जो आपको डायग्राम शो हो रही है आप इसमें देखें और साथ में आप मुझे सुनते जाएं, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन वाले कंपाउंड पायरोविक एसिड में तब्दील हो रहा है थ्रू ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जैसे कि आपको फर्स्ट बॉक्स में नज़र आ रहा है। ठीक है, इस दौरान में 2 ATPs यूज़ होते हैं, साइड पे मेंशन भी है, और इस्तेमाल होने के बाद दोबारा से रीसाइकिल भी हो जाते हैं। ठीक है, डबल एरो नज़र आ रहा है ना, वो ये शो कर रहा है कि यूज़ हुए हैं फिर रीसाइकिल हो गए हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर एक साइड पर एरो के साथ नीचे ड्रॉ भी किए गए हैं। इसी तरह से ग्लूकोज के पायरोविक एसिड में टूटने के दौरान 2NADH बनते हैं, जो कि आपको राइट साइड पे फर्स्ट एरो के साथ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद ये पायरोविक एसिड जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये एसिटाइल को ए में तब्दील हो जाता है, जो कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस दौरान में भी 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपको दोनों बॉक्सेस के दरमियान में साइड पे नज़र आ रहे हैं। अब NADH के टूटने से जो ATPs बनते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसिटाइल को एक क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है और क्रेब्स साइकिल के दौरान 6 NADH बनते हैं, 2 FADH बनते हैं और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने NADH और FADH बनते हैं वो आखिरी मरहले में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होते हैं, तो इनसे फर्दर ATPs प्रोड्यूस होते हैं। एक बात ज़हन नशीं कर लीजिए कि एक NADH से 3 ATPs बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATPs बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 NADH जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, इनसे 4 ATPs दिखाए गए हैं। असूलन यहाँ पर 6 ATPs होने चाहिए, दरअसल 6 में से 2 ATPs ये हैं जो कि आपको फर्स्ट स्टेप में नज़र आ रहे हैं, जो कि इस्तेमाल होने के बाद रिसाइकिल होकर नीचे चले गए हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर 2 NADH हैं सेकेंड नंबर पर, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हुए तो ये 6 ATP बना रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर 6 NADH हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो रहे हैं, तो इससे 18 ATP बन रहे हैं, जो कि लास्ट पे 2 FADH2 है, जो जिनसे 4 ATPs फॉर्म हो रहे हैं। इन सबको टोटल किया जाए तो देखिए जो नीचे मेंशन है 2 + 2 4 एंड 4 + 4 = 8 एंड 8 + 6 14, 14 + 18 = 32 एंड 32 + 4 = 36। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिस्पिरेशन की जो नेट प्रॉफिट है, जो एंड प्रोडक्ट है, वो 36 ATP यानी 36 ATP की प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये बात जहन में बिठा लीजिए, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बजाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो उसमें सिर्फ पहला मरहला होगा जिसको ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है और उसमें सिर्फ 2 ATPs बनेंगे। ठीक है, फर्दर डिटेल के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि रेस्पिरेशन के दोनों एग्जाम में जो फ़र्क है उसको हम देखते हैं और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में फ़र्क को समझते हैं। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं अपने लेक्चर की फर्दर लेक्चर की तरफ।
स्टूडेंट्स जहन में रखिएगा कि एनर्जी बजट के हवाले से ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है। दिखने में ये सवाल बहुत जो है ना वो छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पेपर्स में आ चुका है। इट मीन्स ये लॉन्ग के तौर पर भी आपने लाजमी तैयार करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जा सकता है कि एनर्जी बजट के बारे में बताइए, डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। एक NADH से कितने ATPs बनते हैं, एक FADH2 से कितने ATPs बनते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP बनते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP बनते हैं। ये मुख्तलिफ सवालात हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क बयान कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम इनको देखते हैं कि आइए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। पहला फ़र्क मेटाबॉलिज्म का है। अगर बात की जाए फोटोसिंथेसिस की तो इसके छोटे मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये एनाबॉलिज्म की एग्जांपल है। जबकि रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें ग्लूकोज जो कि बड़ा मॉलिक्यूल है मिलकर टूटता है और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। दूसरा फ़र्क एनर्जी इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी, रोशनी की एनर्जी बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में तब्दील हो जाती है, ठीक है, पौधे के अंदर। जबकि रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये बॉन्ड एनर्जी तब्दील हो जाती है ATP की केमिकल एनर्जी में। तीसरा फ़र्क ऑर्गेनिजम्स, किन ऑर्गेनिजम्स में ये अमल होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो ये कुछ बैक्टीरिया में, एल्गी में और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जबकि रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये तमाम जानदारों में वाक़या होता है। चौथा फ़र्क अकरेंस, ये किस ऑर्गेनेली में होते हैं। ये ऑर्गेनेली फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट है, और अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। आखिरी फ़र्क क्या है, टाइम, यानी फोटोसिंथेसिस कब होती है और रेस्पिरेशन कब होती है। हमें पता है फोटोसिंथेसिस डे लाइट में होती है, डे टाइम में होती है, दिन की रोशनी में होती है, जबकि रेस्पिरेशन का अमल 24 आवर्स ऑल द टाइम चलता रहता है। ये कोई 2 to 3 डिफरेंस ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और ये फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने आपको सेपरेट करके इसके पॉइंट्स में डिफरेंस मेंशन कर दिए ताकि आप इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। Dear students, the next question is about difference between aerobic and anaerobic respiration. Recall your memory. देखें स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन की दो किस्में हैं, एरोबिक है और एनाएरोबिक है। एरोबिक रेस्पिरेशन की वो किस्म है कि जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये रेस्पिरेशन की वो किस्म है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। आइए देखते हैं इनमें क्या फ़र्क है जो इनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। नंबर 1 इज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ठीक है। ये आपको मैंने डिफरेंस पॉइंट्स में मेंशन कर दिया है, आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, आप इसे ऐसे इजीली मेमोराइज़ कर सकेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो सकती है तो हम कह सकते हैं येस ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा फ़र्क क्या है, नेट ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो नेट ATP हैं, क्योंकि तीनों मराहिल इसमें हो रहे हैं, तीनों स्टेप्स हो रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होता है, तो इसमें 36 ATP बनते हैं। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जहाँ सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का स्टेप होता है वहाँ पे सिर्फ 2 ATPs बनते हैं। अब तीसरा फ़र्क क्या है, तीसरा डिफरेंस है फाइनल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो इसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। जबकि इसके बरक्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज नामुकम्मल टूटता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, तो इसमें लैक्टिक एसिड बनता है या एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है इनकी अकरेंस में। यहाँ पर देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस पहला मरहला है जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेकंड थर्ड स्टेप जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की तो इसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होता है और वो पहला मरहला है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। आखिरी इसका जो फ़र्क है वो है इम्पोर्टेंस। स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो इसमें मेजर एनर्जी सोर्स फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तमाम जानदारों के लिए एनर्जी का बुनियादी ज़रिया एरोबिक रेस्पिरेशन है। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये एनर्जी सोर्स है फॉर एनाएरोब्स के लिए,
यानी वो जानदार जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रिस्पिरेशन करते हैं। यानी इसी तरह से एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी इन लेक्स ऑक्सीजन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई सख्त मेहनत और मुशक्क़त वाला काम करते हैं, हमारे जिस्म को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उस वक्त मौके पर कम होती है, तो हमारा जिस्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन का सहारा लेता है और एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करता है। वहाँ पर उस वक्त में एन एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी सोर्स का काम कर रही होती है। इसी तरह से सोर्स ऑफ एथेनॉल एंड चीज़। एरोबिक रेस्पिरेशन के बरक्स एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं कि मुख्तलिफ जानदारों की सलाहियत है कि वो फर्मेंटेशन करते हैं और फर्मेंटेशन के नतीजे में हमें उनसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। ठीक है, यहाँ पर दो मिसालों का तज़किरा है, एक एथेनॉल और दूसरा चीज़ है, पनीर है। दूध से पनीर बनने का अमल, दूध से दही बनने का अमल, आटे के ख़मीर होने का अमल, इन तमाम अमल के दौरान में फर्मेंटेशन होती है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी और एमसीक्यू के हवाले से भी। इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है। ठीक है, और इन तमाम सवालात से यकीनन आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। ठीक है, ये एनर्जी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन के में डिफरेंस से मुतालिक क्वेश्चन है। ये तमाम सवालात बहुत ईजी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, इनको याद करना बहुत ईजी होगा। ऐसे पॉइंट्स में आपने इनके डिफरेंस याद कर लेने, ये आपको बहुत अच्छे से और ईजीली याद हो जाएंगे। और आपने पॉइंट्स की सूरत में इनके आंसर लिखने हैं, इनके डिफरेंस पॉइंट्स की सूरत में लिखने हैं, मार्कर से हेडिंग देके। ठीक है, अगर एनर्जी बजट का सवाल पूछा जाता है तो आपने प्रॉपर डायग्राम फ्लो चार्ट भी बनाना है। अगर आपसे डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सबसे पहला काम क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, उसका नंबर मेंशन करना है और उसके बाद दरमियान में एक लाइन लगानी है, दोनों तरफ हेडिंग देनी है, एक प्रोसेस की और दूसरे प्रोसेस की, और फिर जो डिफरेंसेस हैं हर डिफरेंस को पॉइंट की फॉर्म में हेडिंग देकर आपने अलग अलग मेंशन कर देना है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे डिफरेंस लिखने में तो आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे और आप ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अपना क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और आप श्योर होंगे कि आपका लिखा गया सवाल बिल्कुल ठीक होगा और पूरे नंबरों का 22 बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में नए मौज़ूआत के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।